हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। आज हम इसकी रीडिंग प्लस थोड़ा थोड़ा बीच में मैं आपको हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगी। आप इंग्लिश की रीडिंग पर भी ध्यान देंगे तब भी आपको अपने आप ऑटोमेटिकली जब हम रीडिंग करते हैं तो समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट इज़ अ पर्सन who does research work in the subject science. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. 22 की एज में एक साइंटिस्ट ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया अपने रिसर्च वर्क से, अपनी थ्योरी से, और उसका टॉपिक था हाउ सेल्स वर्क। हमारे सेल्स बॉडी में कैसे काम करते हैं, हमारे कह लो या किसी भी ऑर्गेनिज्म के। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो जो एकेडमी थी उसका नाम था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, और उसमें एक आर्टिकल आता है जिसमें उसकी थ्योरी लिखी होती है। जो लोग पीएचडी करते हैं या रिसर्च वर्क करते हैं वो थ्योरीज लिखते हैं, ठीक है। उनका नाम था रिचर्ड एच एब्राइट और एक उनके साथ में कोवर्कर थे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ ए कॉलेज स्टूडेंट। कि ये जो जर्नल था, मतलब ये जो मैगज़ीन थी, इसमें पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट का काम पब्लिश हुआ था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। फॉर रिचर्ड एब्राइट it was the first in the long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. तो इस पैराग्राफ में ये बताया कि रिचर्ड एच एब्राइट ही वॉज 15 years old, और उनका जो काम है साइंस का जो उन्होंने अब पब्लिश किया था वो स्टार्ट हुआ था बटरफ्लाइज के ऊपर एक रिसर्च के साथ। और the only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. तो पेंसिल्वेनिया में रिचर्ड एब्राइट का घर था, जहाँ वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती थी और वो एरिया बहुत ज़्यादा लोनली था। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ ना तो फुटबॉल खेल सकता था बाहर जाके किसी के साथ क्योंकि मेरे प्लेमेट्स नहीं थे, ना मैं बेसबॉल खेल सकता था, मैं चीज़ें कलेक्ट कर सकता था। इतनी मुश्किल जगह थी वो रहने के लिए। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. Ebright ने किंडरगार्टन एज में, जिसको हम केजी क्लास बोलते हैं, उसमें ही उसने ये कलेक्शन बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, और एक डिटर्मिनेशन था उसके अंदर, रिचर्ड के अंदर। और उसने इसके अलावा कलेक्शंस की, एक तो बटरफ्लाइज की कलेक्शन की, एक रॉक्स की, पत्थर के टुकड़ों की, फॉसिल्स की, कॉइन्स की कलेक्शन की। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। और जो लोग आसमान में स्टार्स को देखते रहते हैं वो कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स, जो स्टडी करते हैं आसमान को, वो भी बनने की उन्होंने ट्राई की। From the first he had driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother
who encouraged his interest in learning. She took him on trips, brought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipment, and helped him in many other ways. रिचर्ड एब्राइट ने अपनी क्यूरियोसिटी को कभी ख़त्म नहीं होने दिया। चीज़ों को जानने की उत्सुकता, दैट इज़ क्यूरियोसिटी, उसको कभी ख़त्म नहीं होने दिया, जिसकी वजह से उसका जो दिमाग था वो बड़ा शार्प होता गया। और साथ में उसकी मदर ने भी उसको एनकरेज किया, ठीक है, उनको प्रोत्साहित किया, और वो अपने साथ उन्हें ट्रिप्स पे लेके जाती थी, टेलीस्कोप्स ख़रीद के देती थी, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास ख़रीद के देती थी, ताकि वो फालतू के खिलौने खेलने की बजाय इन चीज़ों के साथ खेले, इन चीज़ों के साथ प्ले आउट करे और जाने इन चीज़ों को कि हाउ टू यूज़ दिस इक्विपमेंट, इस सामान को कैसे यूज़ करना है। I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him, but at night, we just did things together. Richie was my whole life after his father died, when Richie was in 3rd grade. इस पैराग्राफ में उसकी मदर बोल रही है कि जब रिचर्ड के, जिसको वो रिची कह के बुलाती हैं, कि जब रिचर्ड के फादर की डेथ हो गई, जब वो 3rd ग्रेड में था, तो मैं ही उन रिचर्ड के लिए सब कुछ थी। और जब तक वो स्कूल में था, जब स्कूल की शुरुआत हो रही थी, तो मैं ही उसकी कंपेनियन थी, उसकी साथी थी, फ्रेंड थी। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. His mother said he liked it. He wanted to learn. तो क्योंकि उसकी मदर ही उसकी कंपेनियन थी, बाहर वेदर नहीं था ऐसा कि वो जाके खेलता, कंपेनियंस भी नहीं थे, फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो मदर ने क्या किया कि जब वो अपने बेटे के साथ इवनिंग स्पेंड करती थी और उनको लगता था कि मेरे बेटे के पास करने के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं है, वो बोर हो रहा है, तो वो उसको काम देती थी। वो कुछ ऐसा उनको देती थी कि वो फिज़िकल वर्क ना हो, शारीरिक काम ना हो, बल्कि वो कुछ सीखे, ठीक है, और सीखना उसको पसंद आ गया और वो सीखना चाहता भी था। एंड लर्न ही डिड। ही अर्नड अप टॉप ग्रेड्स इन स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक every other kid, his mother said. By the time he was in 2nd grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. तो जब लर्निंग उसकी स्टार्ट हुई, जब वो स्कूल में जाता था, तो लर्निंग की वजह से बहुत अच्छे नंबर लेता था, टॉप ग्रेड्स लेता था। और जैसे जैसे टाइम गुज़रता गया, तो एब्राइट ने 25 किस्म की बटरफ्लाइज़ को कलेक्ट कर लिया था। 25, यानी बटरफ्लाइज़ भी सारी एक जैसी नहीं होती, उनमें भी डिफरेंट स्पेशीज़ होती हैं विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसको ये बात तब तक समझ आ चुकी थी जब वो 2nd ग्रेड में था कि 25 टाइप की बटरफ्लाइज़ उसके एरिया में हैं, और हर तरह की बटरफ्लाई की अलग कलेक्शन और हर एक के गुण उसको समझ आ चुके थे। अब नीचे हम कुछ टेबल देखते हैं, इसमें बटरफ्लाइज़ के नेम्स हैं, ठीक है, ऐसे करके कुछ उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया बटरफ्लाइज़ का। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. अब रिचर्ड एब्राइट कहता कि ये मेरे बटरफ्लाइज़ के कलेक्शन का एंड हो सकता था, क्योंकि मैंने 25 तरह की बटरफ्लाइज़ को देख लिया था, स्टडी कर लिया था। और अचानक से मेरी मदर एक दिन मेरे लिए एक बुक लेकर आई जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिसमें कि मोनार्क बटरफ्लाइज़ एक स्पेशल किस्म की बटरफ्लाइज़ होती हैं
उनके बारे में ये एक्सप्लेन किया हुआ था कि वो उड़ के सेंट्रल अमेरिका में चली जाती हैं, ठीक है, माइग्रेट करती हैं, और इसकी वजह से मेरी साइंस की उत्सुकता के दरवाज़े खुल गए। और वो एक यंग कलेक्टर था, एक बहुत ही छोटा बच्चा जो चीज़ों की कलेक्शंस करता था। उसके मन में साइंस के लिए और ज़्यादा क्यूरियोसिटी उस बुक को पढ़ने के बाद जाग गई। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. इस पैराग्राफ में ये बताया कि उस बच्चे ने बुक को सारा पढ़ा विद द हेल्प ऑफ हिज मदर, और एंड में रीडर्स को इनवाइट किया गया था कि बटरफ्लाई की माइग्रेशन के ऊपर स्टडी करने के लिए आप आ सकते हो। कि बटरफ्लाइज जो है ना, हमेशा एक ही जगह पे नहीं रहती हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर प्लेसेस। वो कुछ समय के लिए दूसरे जगह पे जाती हैं। आपने बर्ड्स माइग्रेशन के बारे में भी सुना होगा। कुछ गर्मियों में बर्ड्स ठंडे देशों से, सर्दियों में सॉरी, ठंड बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ से वाइट कलर के बर्ड्स ऐसी जगहों पे आ जाते हैं जहाँ पे कम ठंड होती है कंपैरेटिवली। तो इसी तरह से बटरफ्लाइज भी माइग्रेशन करती हैं। ये पढ़ने के लिए डॉक्टर उर्कार्ट ने बुलाया था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो कि कनाडा में है, उसकी रिसर्च कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि आप बटरफ्लाइज को टैग लगाओ, टैग करो, यानी कोई चीज़ उनके साथ चिपका के उनको टैग करो, मोनार्क बटरफ्लाइज को। और जिस किसी को वो टैग वाली बटरफ्लाई मिल जाए, जो लोग ये स्टडी कर रहे हैं, वो हमें इन्फॉर्म करो, या वो टैग को उतार के डॉक्टर उर्कार्ट को भेजो ताकि वो इसके ऊपर और स्टडी कर सकें। The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs, and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterflies' wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of developments. अब देखो, दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि डॉक्टर उर्कार्ट ने उनको बोला कि आप बटरफ्लाइज को पकड़ो, मोनार्क बटरफ्लाइज को, उनको टैग करो और फिर उनको छोड़ दो। फिर दूसरे और ऐसे और भी लोग थे जो स्टडी कर रहे थे, अगर किसी को वो टैग वाली बटरफ्लाई मिल जाती है तो वो रिपोर्ट करो। अब एब्राइट ने बटरफ्लाइज को पकड़ना शुरू किया क्योंकि समर आ गई थी और बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीज़न भी था। लेकिन कनाडा में समर बहुत छोटी होती है, 6 वीक्स तक आप उनको पकड़ सकते हो। और अगर आप उनको चेज़ करते हो, उनके पीछे पीछे भागते भी हो गार्डन्स में, पार्क्स में जाके, तो आप ज़्यादा बटरफ्लाइज नहीं पकड़ सकते। तो एब्राइट ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। उसने सोचा कि मैं एक मोनार्क बटरफ्लाइज का झुंड तैयार करता हूँ, फ्लॉक तैयार करता हूँ, फ्लॉक मीन्स ग्रुप तैयार करता हूँ, और एक जिसमें फ़ीमेल मोनार्क भी होगी, ठीक है। फिर वो अंडे देगी, फिर उनको रेज़ करूँगा बेसमेंट में अपने घर की। और पूरा एक लाइफ साइकिल होता है जो बटरफ्लाई का, पहले एग से वो बदलती है कैटरपिलर में, फिर वो प्यूपा में बदलती है, प्यूपा से फिर वो बटरफ्लाई बन के उड़ जाती है। तो वो उड़ने से पहले उनको टैग कर देगा। तो उसने सोचा, रिचर्ड ने, कि मैं अपने घर की बेसमेंट में ये काम करता हूँ कि बटरफ्लाइज के एग्स से बटरफ्लाइज बनाता हूँ, पालता हूँ उनको, और कई सालों तक वो यही काम करने लग गया। कई सालों तक वो यही काम करता रहा
ताकि उसे मोनार्क बटरफ्लाई की कई स्टेजेस के बारे में, विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पता चले. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It is tedious and there is not much feedback, Ebright said. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. अब हुआ क्या कि शुरू में तो शौक से उसने बटरफ्लाइज के ऊपर इतना काम किया, लेकिन जब उसने काफ़ी बार ये कर लिया तो धीरे धीरे इवेंचुअली ये इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया और उसको लगा कि ये बहुत ही थकावट से भरा हुआ काम है और इसमें कोई ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था. सिर्फ इतनी सारी बटरफ्लाइज जो उसने तैयार की, टैग की, फिर उनको उड़ाया, उसमें से सिर्फ 2 रिकैप्चर की गई, 2 पकड़ी गई. और मुझे ये देखकर भी ज़्यादा मतलब हैरानी हुई कि वो सिर्फ मेरे घर से 75 मील की दूरी पर ही पकड़ी गई, यानी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन बहुत लंबी दूरी के लिए नहीं हुआ था. यानी कि वो जो उसने बटरफ्लाइज तैयार की थी उनको टैग किया, उनको छोड़ दिया, फिर किसी और व्यक्ति ने उनको रिकैप्चर किया और 75 माइल्स दूर वो मिली थी, सिर्फ 2. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Ebright said his entry was slides of frog tissues, which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. अब एब्राइट ने कहा कि जब मैं 7th ग्रेड में था तो मुझे एक कहीं से सूचना मिलती है कि मैं एक साइंस फेयर में जाता हूँ. अब साइंस फेयर में जाना है तो अपनी कोई एंट्री लेके जाना पड़ेगा. तो वो कहता है कि मुझे ना बड़ा सैड फील हुआ क्योंकि मेरी जो एंट्री थी वो बड़ी सिंपल सी थी. बाकी सब लोग प्राइज़ विन करके जा रहे थे और मेरी सिर्फ फ्रॉग टिश्यूज़ की एंट्री थी, जो कि इतनी भी कोई बड़ी मतलब डेवलपमेंट मैंने नई चीज़ नहीं की थी और उस वक्त वो सिर्फ 7th ग्रेड में था. ठीक है. अब वो साइंस फेयर में गया अपनी एंट्री लेके, उसको प्राइज़ नहीं मिलता है, बाकी लोगों को मिलता है, तो ही फील्स इट वेरी सैड. ठीक है. तो उसको लगता है, अपनी गलती फील होती है कि मेरा एक्सपेरिमेंट इतना कोई रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था, कि मैंने टिश्यूज़ ही दिखाए थे जो ऑलरेडी बुक्स में होते हैं. Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment. He said the subject I knew most about was the insect work I have been doing in the past several years. अब फिर से उसके मन में एक शौक़ जागा कि मुझे नेक्स्ट ईयर इसी कंपटीशन में, साइंस फेयर पे कंपटीशन में वापस जाना है. अब की बार मैं अपना जो मैंने इतनी बचपन में रिसर्च की बटरफ्लाइज की, इंसेक्ट्स की, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना के लेके जाऊंगा. So he wrote to Dr. Ukart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. अब उसका फिर से वो प्यार जाग उठा क्योंकि अब उसके मन में ये आया कि मैं कुछ क्रिएटिव करता हूँ, नया करता हूँ. और डॉक्टर उकर्ट से भी उन्होंने कांटेक्ट किया और बहुत सारे सजेशंस भी मिले. और पूरा साल हाई स्कूल में, यानी हाई स्कूल होता है 8th क्लास तक, वो बिज़ी रहा अपना प्राइज़ जीतने के लिए प्रोजेक्ट की तैयारी करने में. और अब की बार वो काउंटी में भी गया. काउंटी होता है ग्रामीण एरिया. काउंटी के प्रोजेक्ट में भी गया और फिर इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी जाने लगा. तो अब क्या हुआ, for his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch
caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried a experiment. This time I won. अब उसने किया क्या? 8th ग्रेड था. एब्राइट ने कहा कि मैंने मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं जो अभी बटरफ्लाई नहीं बने होते हैं, कैटरपिलर की स्टेज पे होते हैं, तो वो उसमें से काफ़ी कैटरपिलर्स मर जाते हैं क्योंकि उनको कोई डिज़ीज़ लग जाती है. व्हाट इज़ डिज़ीज़? डिज़ीज़ मतलब बीमारी लग जाती है. एब्राइट ने सोचा कि ये डिज़ीज़ बीटल की तरफ से आती है, जो कि एक तरह का इंसेक्ट है. लेकिन उसने कैटरपिलर्स को फिर से पैदा किया एग्स के थ्रू और उसको कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला. लेकिन फिर वो आगे के आगे वो कहता है कि आई वेंट अहेड, मैंने और ज़्यादा इस पर रिसर्च किया और मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए. इस बार के प्रोजेक्ट में वो जीत जाता है. The next year his science fair project was testing the theory that Viceroy butterflies copy monarch. The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. Viceroys, on the other hand, do taste good to birds. So the more they look like monarchs, the less likely they are to become birds' dinner. अब नेक्स्ट ईयर उसने एक प्रोजेक्ट जीत लिया. नेक्स्ट ईयर उसने फिर एक और प्रोजेक्ट तैयार किया, एक और टाइप की बटरफ्लाई. एक तो मोनार्क है, एक दूसरी काइंड ऑफ बटरफ्लाई है वॉइसरॉय बटरफ्लाई. अब वॉइसरॉय बटरफ्लाई जो होती है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है. तो इसकी थ्योरी क्या बनाई कि वॉइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई जैसी ही दिखती है, लेकिन वो बर्ड्स को, मोनार्क बटरफ्लाई खाने में अच्छी नहीं लगती हैं बर्ड्स को, तो वॉइसरॉय बटरफ्लाई बहुत अच्छी लगती हैं बर्ड्स को. तो वॉइसरॉय बटरफ्लाई अपनी जान बचाने के लिए कि उनको कोई बर्ड ना खा ले, वो मोनार्क बटरफ्लाई जैसा बिहेव करना शुरू कर देती हैं. तो बर्ड उनको इसलिए छोड़ देते हैं कि शायद ये मोनार्क बटरफ्लाई है, इसको नहीं खाते क्योंकि ये टेस्ट में अच्छी नहीं है. ये थ्योरी उसने पता लगा ली एब्राइट ने. एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all monarchs it could get. Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in zoology division and third overall in county science fair. अब एब्राइट ने प्रोजेक्ट बनाया यही बात को लेके जो मैंने आपको पिछले पैराग्राफ में बताई है, और उसने ये भी पाया कि एक स्टारलिंग नाम का यूरोपियन इंसेक्ट होता है जो ऑर्डिनरी फूड बर्ड फूड नहीं खाता है. स्टारलिंग नाम का बर्ड है, यूरोपियन बर्ड, जो कि ऑर्डिनरी बटरफ्लाइज को नहीं खाता, वो मोनार्क बटरफ्लाइज को खाता है. और मोनार्क बटरफ्लाई को और एक थ्योरी उसने ये भी तैयार की है ब्राइट ने बाद में कि वॉइसरॉय बटरफ्लाइज जो हैं वो मोनार्क को कॉपी करती हैं बचने के लिए कि वो बर्ड फूड ना बन जाएं. अब ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स थे ये जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट आए और काउंटी साइंस फेयर में थर्ड आए. काउंटी साइंस फेयर ग्रामीण एरियाज़ को कनाडा में काउंटी बोलते हैं. अमेरिका में, कनाडा में जो ग्रामीण इलाके के स्कूल होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि गांवों के स्कूल कोई कम होते हैं किसी से. समटाइम्स गांवों के स्कूल ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो वहाँ पे भी जो साइंस फेयर लगते हैं वहाँ पे उसका प्रोजेक्ट थर्ड आया. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. अब सेकेंड हाई स्कूल में सेकेंड ईयर में
रिचर्ड एब्राइट ने एक रिसर्च स्टार्ट की और इंसेक्ट्स में भी एक हार्मोन की खोज की, जो कि इनडायरेक्ट वे से उसकी नई थ्योरी जो उसने सेल्स के बारे में बनाई थी उसकी तरफ उसको ले गई। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल। What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई थी उसकी रियल रिसर्च। मोनार्क के प्यूपा के ऊपर 12 छोटे छोटे सुनहरी धब्बे होते हैं। ये क्यों होते हैं? Everyone assumed that spots were just ornamental, Ebright said, but Dr. Ucker didn't believe it. हम भी बटरफ्लाई को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं ना कि देखो कितने सुंदर डिज़ाइंस बनाए हैं भगवान ने इसके ऊपर, और हर बटरफ्लाई पे अलग है। तो उसने भी एक बटरफ्लाई के प्यूपा के ऊपर डिज़ाइन देखा जिसमें 12 छोटे छोटे गोल्डन स्पॉट्स बने होते हैं। हर कोई उनको सिंपल डिज़ाइन समझ रहा था, ऑर्नामेंटल समझ रहा था, बट डॉक्टर उकर्ट को इस बात पे विश्वास नहीं था। टू फाइंड द आंसर, ए ब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for butterflies full development. एक्चुअल में वो 12 जो स्पॉट्स थे वो हार्मोन थे जो बटरफ्लाई के जीवन के विकास में हेल्प करते थे, वो सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं थे। ये कैसे पता चला? एब्राइट ने और एक और स्टूडेंट ने एक डिवाइस बनाया। देखो उसने कितनी बड़ी खोज की। रिचर्ड एब्राइट ने अपने दोस्त के साथ मिलके एक यंत्र बनाया, डिवाइस बनाया, जिससे उसको ये पता चला कि ये स्पॉट्स हार्मोन्स थे। अब दिस प्रोजेक्ट won एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड engineering fair. There he won third place for zoology. He also got a chance to work during summer at entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. अब इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को बहुत कुछ दिलाया। क्या दिलाया? काउंटी फेयर में पहला स्थान, ठीक है, इंटरनेशनल साइंस फेयर में एंट्री, फिर उसके बाद थर्ड प्राइज़ जूलॉजी में और एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का मौका। और इंस्टीट्यूट कौन सा था? वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। एंटोमोलॉजी भी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर कुछ स्टडीज़ की जाती हैं उसी के सब्जेक्ट से रिलेटेड। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on monarch pupa. This year, the project won first place at International Science Fair, gave him another chance to work in Army Laboratory during summer. फिर से उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए उसने। अभी उसने ख़त्म नहीं कर दिया कि बस अचीवमेंट हो गई, अभी उसने एक्सपेरिमेंट्स करने जारी रखे। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from gold spots. That project won first place for zoology at International Fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and the laboratory of the US Department of Agriculture. देखो अब उसने क्या किया। जो हमारी बॉडी होती है वो सेल से बनती है, कोशिका से। तो बटरफ्लाई की भी बॉडी कोशिका से, सेल से बनती है। तो उसने सेल्स को ग्रो करना शुरू किया, क्योंकि सेल जब कोई भी बच्चा होता है, चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कोई भी हो, छोटे से छोटा, चाहे बड़ा इंसान हो, सेल से बनती है बॉडी। सेल डिवाइड होते रहते हैं, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8। तो उसने सेल डिवीज़न को स्टडी करने के लिए खुद सेल्स को, यानी जो बटरफ्लाई थी मोनार्क, उसके सेल्स ग्रो किए, ठीक है।
एक कल्चर में, एक माध्यम में जिसके अंदर उसने डाल दिया और उसमें वो ग्रो हो गए, और उसने देखा कि सेल्स डिवाइड हुए और उसके ऊपर स्केल्स बने, और जब उन स्केल्स को वो हार्मोन दिया गया गोल्ड स्पॉट्स वाला, निकाल के पहली किसी बटरफ्लाई में से उसमें डाला गया, तो वो ग्रो करते हैं, जिससे उसको पता चला कि ये गोल्ड स्पॉट्स हेल्प करते हैं ग्रो करने में। इस प्रोजेक्ट को भी जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज़ मिला, और फिर से मौका मिला एक लेबोरेटरी में काम करने का, और यूएसए में भी काम करने का मौका मिला। कनाडा से अब वो यूएसए पहुंच जाता है। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, बॉस्टन में है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from gold spots. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. अब धीरे धीरे वो हार्वर्ड पहुंच जाता है अपनी मेहनत के दम पे। अदरवाइज़ हार्वर्ड का तो एक छोटा सा कोर्स किया हुआ भी इंसान को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। तो एब्राइट भी हार्वर्ड पहुंच जाता है और वो अपने उसी 12 गोल्ड स्पॉट्स के हार्मोन को स्टडी करता है और उसको क्रैक करता है कि वो किन किन केमिकल से मिलकर बना है, और एक बटरफ्लाई की लाइफ में क्या क्या उसके काम हैं। बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स उसको मिलते हैं क्योंकि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में काम करता है, और वो उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्रैक कर लेता है। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. अब उसको सेल लाइफ का सारा आइडिया समझ में आ जाता है। It came while he was looking at X-ray photos of chemical structure of a hormone. When he saw those photos, Ebright didn't shout, Eureka, or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles: how the cell can read the blueprint of DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint for life. रिचर्ड एब्राइट ही वो साइंटिस्ट था जिसने डीएनए की खोज की थी। पहले उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या स्टडी किया? मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा के ऊपर जो 12 गोल्डन डॉट्स होते हैं उनसे उसने देखा कि ये एक केमिकल स्ट्रक्चर है, हार्मोन है जो सेल को जीवन प्रदान करता है। फिर उसने उसकी फ़ोटोज़ ली। फ़ोटोज़ लेने के बाद ना तो उसने यूरेका यूरेका चिल्लाया जैसे कि किसी और वैज्ञानिक ने चिल्लाया था कि भी मेरी खोज आज यहाँ ख़त्म हो गई है, ना उसने ये कहा कि आई हैव गॉट इट, मुझे ये काम मिल गया है। लेकिन अब उसको ये बात समझ आ गई थी कि जो डीएनए है ना सेल के अंदर, वो जीवन की रूपरेखा है, डीएनए ब्लूप्रिंट है लाइफ का। तो एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग worked all day night drawing pictures, constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. अब उन्होंने इसके ऊपर वर्क और करना शुरू कर दिया। दोनों ने, दूसरे व्यक्ति का नाम था जेम्स आर वोंग। उन्होंने ड्राइंग्स बनाई सेल स्ट्रक्चर की, और उन्होंने प्लास्टिक मॉडल्स बनाए मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, सेल्स के, और उन्होंने बताया, एक पेपर भी लिखा जिसमें काफ़ी बुक के बेसिकली ये एक बुक लिखते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि ये डीएनए क्या चीज़ है, सेल कैसे काम करता है, सेल कैसे डिवाइड होता है, हार्मोन कैसे उसको लाइफ देते हैं सेल को। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. अब हार्वर्ड से ग्रेजुएशन भी हो गई उसकी,
और उसके थ्योरी भी एक तैयार हो गई डीएनए की। और इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल be a big step towards understanding the processes of life. It might also lead to new ideas of preventing some type of cancer and other diseases. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spots on monarch pupa eventually led him to the theory about cell life. अब ये थ्योरी अगर करेक्ट हो जाती है कि सेल कैसे बनता है, कैसे लाइफ बनती है, तो नए नए आइडियाज़ मिलेंगे कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए, क्योंकि कैंसर की बीमारी का मतलब सेल्स का बढ़ना होता है। और ये एब्राइट की इस देखो कहाँ वो दो सेकंड क्लास से वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता है, फिर वो मोनार्क बटरफ्लाई के पीछे पड़ जाता है कि मैं इसको ग्रो करूँगा। वहाँ से उसको उसके प्यूपा की नॉलेज होती है कि उसके ऊपर 12 स्पॉट्स होते हैं। वहाँ से ये सारी डीएनए की रिसर्च हो गई जिसने कि दुनिया में एक बहुत बड़ी रिसर्च को जन्म दे दिया। Richard Ebright had been interested in science since he first became collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. Ebright also became a champion debater and public speaker, good canoeist, all-round outdoor person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. ऐसा नहीं है कि रिचर्ड एब्राइट ने सिर्फ एक डीएनए की खोज की है, इसके अलावा वो डिबेटर भी हैं, चैम्पियन है उसमें, ठीक है, डिबेट करने में। वो पब्लिक स्पीकर हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं जिसको लोग बहुत बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। वो कैनोई चलाते हैं, ठीक है, आउटडोर पर्सन हैं, फोटोग्राफी आती है बहुत बढ़िया, और साइंटिफिक एग्जीबिशंस में फ़ोटोग्राफी करते हैं। In high school, Richard Ebright was a straight A student because learning was easy. He learned a lot of his energy towards the debating and Model United Nations Club. He also found someone to admire, Richard A. Weiner, his social studies teacher, advisor to both clubs. Mr. Wearer was the perfect person for me. Then he opened my mind to new ideas, Ebright said. वो अपनी हाई स्कूल की लाइफ में बहुत ए क्लास स्टूडेंट रहे, लर्निंग इजी लगती थी। फिर उन्होंने एक टीचर ए वेयर की तारीफ़ की कि सोशल स्टडीज़ के टीचर थे और उन्होंने भी मेरे आगे सीखने के, माइंड के बहुत रास्ते ओपन किए अपनी नॉलेज के थ्रू। Richard would always give that extra effort, Mr. Wearer said. What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his interest. उनके टीचर ने बोला, जब वो फेमस हो जाते हैं वर्ल्ड में, रिचर्ड एब्राइट एज अ साइंटिस्ट जिसने डीएनए की खोज की, कि वो 4-4 घंटे डिबेट की तैयारी करते थे कि मुझे डिबेट में क्या बोलना है। उसकी 4-4 घंटे रिसर्च करके उसको लिखते थे, और इसके साथ साथ वो बटरफ्लाइज पे अपनी रिसर्च भी जारी रखते थे। Richard was competitive, Mr. Wearer continued, but not in a bad sense. He explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake, or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best. उनके टीचर ने बोला कि रिचर्ड कॉम्पिटिटिव था, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना भी नेगेटिव माना जाता है। उनका कंपटीशन बहुत ही अच्छे लेवल का था। वो सिर्फ प्राइज़ जीतना नहीं चाहते थे कि प्राइज़ मिल गया बस शो ऑफ के लिए। वो प्राइज़ को इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि वो कुछ बेस्ट करके दिखाना चाहते थे, कुछ ऐसा काम करके हमेशा दिखा के प्राइज़ लेते थे जो कुछ नया हो, ठीक है, हाई रीज़न का हो। एंड दैट इज़ द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। अब चैप्टर का नाम क्या है? मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, कि इस तरह से कोई साइंटिस्ट बनता है। स्टार्ट विद फर्स्ट रेट माइंड। पहले बिल्कुल ही छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की जाती है, क्यूरियोसिटी से, कि आप जानने की इच्छा रखो। एंड मिक्स इन वेल टू विन फॉर द राइट रीजन्स।
और अगर आपने कोई प्राइज़ जीतना है तो सही कारण पर जीतें. Ebright has these qualities. From the time the book, The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. Richard Ebright ने कभी भी अपनी scientific curiosity को जाने नहीं दिया. और इस piece of writing के राइटर हैं रॉबर्ट W. पीटरसन.